बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में आज फिर एक सियासी महाजराई का दिन, अदालती महाज पे अलग से हैपनिंग्स और पॉलिटिकल महाज के ऊपर अलग से हैपनिंग। बट आज की एक बड़ी खबर मेरे नज़दीक है, आप सबके नज़दीक भी बहुत बड़ी खबर ये होगी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब एक लंबे अरसे के बाद, काफ़ी हफ्तों के बाद आज मंजर-ए-आम पर आए। आज एक इवेंट में उन्होंने गुफ्तगू भी की है और वहाँ पर कुछ चेक्स भी बांटे। जो एक स्कीम है पंजाब हुकूमत की, उसमें उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की है। मियां नवाज शरीफ साहब की आज की भी कंप्लीट स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट मेरे सामने अभी भी पड़ी हुई है। उसमें एक शिकवा मियां साहब का जो है वो बार बार था कि अभी भी मुझे क्यों निकाला। और सेकेंडली एक चीज़ जो थी जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज डिटेल में थोड़ा सा अपने मेहमानों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक शिकवा 25 करोड़ अवाम के साथ भी है कि एक वजीर आजम को निकाल दिया गया। और पाकिस्तान के अवाम जो है उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्यों निकाला। वो बार बार कहते रहे जी 5 जजेस ने निकाल दिया। और मुझे ये शिकवा भी है कि पाकिस्तानियों से कि आपने सवाल क्यों नहीं पूछा। गैरतमंद कौमें सवाल पूछती हैं। अब मैं ये गैरतमंद कौमें सवाल पूछती हैं मेरा जुमला नहीं है, मियाँ साहब का जुमला है और इसके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। बहरहाल ये आज की मियाँ साहब की जरा गुफ्तगू सुनिएगा जी, सुनवाइए बिलाल साहब जी। वो जो 5 जजों ने मेरे खिलाफ जो फैसला किया था कि वजीर आजम को निकाल दो, 25 करोड़ का एक वजीर आजम है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवालात पूछती भी हैं, उनके जवाबात हासिल करके रहती हैं। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है। ये आज की गुफ्तगू थी कि खुददार कौमें जवाब लिया करती हैं। अब पता नहीं मियाँ साहब किसको कह रहे थे खुददार और किसको कह रहे थे कि कौन खुददार नहीं है। लेकिन थोड़ा सा माजी में वापस जाते हैं। एक और वजीर आजम को अदालत के जरिए घर भेजा गया था, अदालत ने घर भेज दिया था। तब मियां नवाज शरीफ साहब का मौकफ क्या था, जरा वो भी सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो मानना पड़ेगा, ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं। और ये कह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये बात है 2012 की और तब वजीर आजम थे पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब। मतलब कहानी सादा सी है कि जब PMLN की गवर्नमेंट हो, निकाला जाए तो अवाम को सवाल पूछना चाहिए। जब किसी और पार्टी को निकाल दिया जाए, उनका वजीर आजम निकाल दिया जाए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं हुक्म मानना पड़ेगा, इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है। इसी टॉपिक से आज स्टार्ट करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुझे क्यों निकाला। मेरे राइट साइड पे खलील ताहिर सिंधु साहब बैठे हुए, PMLN से इनका ताल्लुक है। और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर नईम हैदर पंजोता साहब बैठे हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से इनका ताल्लुक है। खलील साहब, मियां साहब इससे आगे क्यों नहीं चल पा रहे, मुझे क्यों निकाला से? एक्चुअली मेरे एक तो कायद है, मैं तो जो भी वो बात कहेंगे मुझे बैक करना है। जिस तरह पंजोता साहब मेरे भाई हैं, ये अपने कायद के पीछे अपनी जान देने को तैयार है। हम देखते हैं रोज़ इनको हर जगह पे, हर टीवी पे। तो इसी तरह मेरे साथ देखिए, मैं 2002 से 4 दफ़ा मुझे वज़ीर बनाया और हर दफ़ा इस दफ़ा सेंटर बना दिया। व्हाट्सएवर जो भी अल्लाह पाक ने चाहा और मियाँ साहब ने। बेसिकली जो पहली बात कर रहे थे, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को जो एक एटमी धमाके भी करता है और क्लिंटन की बात को मोड़ देता है। अमेरिका का सदर, आपको पता, लोग कहते हैं पूरी दुनिया का सदर होता है। अभी जो कुछ वो कर रहे हैं व्हाट्सएवर अपना भी जो हसन नसरुल्लाह के साथ जो कुछ भी हुआ, मतलब दिस इज वेरी इनह्यूमन और एथिक्स और इंटरनेशनल जो हमारे हैं अपना कोवेनेंट्स, उनके भी अगेंस्ट है। तो ये मियां नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक, उनकी जो शिकवा है, ये ऐसा कुछ शिकवे ऐसे होते हैं जो वाकई दिल से नहीं निकलते। मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ वो बंदा, ये खुशहाली के पैगंबर है। मियां नवाज शरीफ खुशहाली का पैगंबर है। इसने लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश की है लोगों के। आप याद करें, छोटी सी बात, 2017 में रोटी कितने की थी? 2 रुपये की थी। पेट्रोल कितने का था? 54 रुपये का। सोना 55,000 रुपये का। डॉलर 96 रुपये से 104 रुपये तक। उसके बाद क्या हुआ 42 माह में? तो इसलिए मैं मियां नवाज शरीफ की इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ था। देखिए ना, कोई एक 435 लोगों के खिलाफ एक पटिशन आई, 435, और सिंगल आउट किए गए अकेले मियां नवाज शरीफ साहब को, जो जिनके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के। जब उनका वजीर आज़म निकलता है तो आप कहते हैं कि फैसला मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंसानों की बस्ती है, हैवानों की नहीं। सियासत में बहुत, या तो फिर इवन रही है ना। देखिए सियासत में बहुत सारी स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं। जिस तरह आप देखें
मतलब मौलाना डीजल कहा जाता था, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े काबिल एहतराम है, काबिल मुहतरम है। वो और किसने नाम रखा था वैसे? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो जब खान चेक साहब करना है, अब आपने चेक करना है, अब आपने मेरी रिक्वेस्ट पे चेक करना है। खान साहब जब अभी कहते ही थे तो लोग आगे से कहना शुरू हो जाते थे, मतलब इस लेवल पे उन्होंने। लेकिन लेट्स स्टार्ट की आई विल चेक, प्लीज डू दैट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मियां साहब की जो शिकवा है ना जी, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, और जो लोगों पे भी शिकवा वो भी दुरुस्त है। क्योंकि जो कुछ आजकल भी हम देख रहे हैं ना, बिल्कुल लोगों को जो है, अगर आप में प्रोटेस्ट और ना और वाय करने की जरूरत खत्म हो जाए ना, तो फिर कोई आपको जीने का हक ही नहीं है। संधू साहब, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा चंद दिन पहले की। एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कायद इस टाइम जेल के अंदर है। उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी रावलपिंडी के अंदर। मैं रावलपिंडी में उस दिन कवर कर रहा था, मैं फील्ड में था। उस दिन लोग निकले हैं। फिर इसमें मुझे समझ नहीं आती कि मियां साहब के कहने के ऊपर लोग नहीं निकलते, और किसी जमात का लीडर जो है वो कहता है तो आप लोग निकलने नहीं देते। आपकी पुलिस, पंजाब पुलिस थी ना वहां पर, आप लोग निकलने नहीं देते। मेरी बात सुने, वहां पे भी जो देखो, अगर किसी इंसान के साथ या किसी सहाफी के साथ या इनके किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैप हुआ तो आई विल कंडेम। मैं पहला मैं आई विल कंडेम, मैं पहला बता, और मैं उस पर भी कायम रहा था। मंजोता साहब को पता है, एक प्रोग्राम में थे, मैंने कहा था इनको जलसा करने दें। कि मैं अब आप भी मुस्लिम लीग में कहता हूँ कि जहां भी इन्होंने जलसा करने इनको करने थे, जुमे को भी इजाजत होनी चाहिए इनको, बिल्कुल इनको जलसा करना देना चाहिए मंजोता साहब, ताकि देखिए जो भी है इनके दिल में जो भी है वो चीजें बाहर निकले, वरना ये घुटन बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। थैंक यू, मैं तो ये नहीं है, मैं खुशी होती है कि जब जमहूर पसंद टीवी पे बैठ के लोगों को बताते हैं कि दिस इज डेमोक्रेसी। मेरा फैब्रिक ये नहीं है असल में। मैं आपको मुझे खुशी होती है कि जब आज मैंने आपको पहले एक सीक्रेट बात बताई थी ना, तो उस पे आप मेरे अंदर में आने आपको बाद में कभी मंजोता साहब जी मैं जरूर बताऊंगा किसी टाइम के ऊपर। मंजोता साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आज भी सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम निकलती ही नहीं है यार। जब भी निकाल दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की अवाम नहीं निकलती। वो कहते हैं 25 करोड़ का मुंतखब वज़ीर आज़म था, मैं निकाल दिया, किसी ने पूछा ही नहीं। शुक्रिया साकिब भाई, आपने मौका दिया। मैं देख रहा था, कल हमारे एक भाई थे, वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा ज़्यादा देखा गया, यूनाइटेड नेशन की उन्होंने स्पीच की, ज़रा यूट्यूब चैनल खोलिए। अब उन्हें शायद लगा कि इनको पता नहीं है, मैंने खोल लिया। 145 जो हैं, मेरा ख्याल में अगर मंसूर की प्रोग्राम देख लिया जाए ना, तो अगर उनका वीलॉग जो है ना वो ही देख ली जाए, तो मेरा ख्याल में 1 आध घंटे के अंदर वो 1,45,000 क्रॉस कर जाते हैं। तो खान साहब के जो व्यूअरशिप थी वो 7 मिलियन से ज़्यादा थी, 7.3 मिलियन जी। तो इनको मसला ये है कि इन्हें पता है कि लीडर इस वक्त कौन है, कौन किसके साथ आवाम खड़ी है, आपका क्या किरदार रहा, आपकी 3 दफ़ा हुकूमत रही, आपने सिर्फ अपनी जेबें देखी, आपने आवाम का नहीं सोचा, आपने मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के ऊपर कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी बालादस्ती के ऊपर ही सारा काम किया। तो आवाम में इनकी पजीराई ज़ीरो है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करना है? इन्होंने ये करना है कि ऐसी तरमीम लेकर आई जाएं, अपने केसेस ख़त्म करवाए जाएं, ऐसी तरमीम लेकर आई जाएं कि एक पार्टी जिसका इक़्तिदार है, जो इमरान खान है, बेसिकली तो वो टारगेट है कि उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे मुसवदे पेश किए जाएँ ताकि जो टारगेट है वो आसान हो। बेशक उसमें मिलिट्री ट्रायल उसका सज़ाए मौत की तरफ जाएँ, या जो भी इनका प्लान है कि PTI का बंदा उठाओ तो कोई दरख्वास्त ना सुने, अपनी मर्ज़ी का कोर्ट बना दो, कोर्ट भी ये नहीं ख़त्म हो जाए, सारा कुछ ख़त्म हो जाए, एक शख्स के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाए। मकसद क्या है कि आवाम की राय का एहतराम नहीं करना। इस वक्त आज आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला की आज भरपूर तैयार थी, आज भरपूर, और तमाम 2 घंटे बैरिस्टर गौर जो है नाके के ऊपर खड़े रहे। हालांकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पेश करना था, और बात कर रहे थे, आना जाना और देखें बात यह है कि उन्होंने जो वहाँ पर खड़े थे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए? नहीं। 97 में जब यही PMLN के लोग थे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया था, ठीक है, तो ये अपने हमले जो हैं हमारे ऊपर तो ना वो ऐसे खदशात रखें। आज हम गए, हम पुरअमन, हमने वहाँ पर एहतजाज किया, हमने आवाज़ बुलंद की, और ये नहीं है कि सिर्फ PTI के बुकला थे, ओवरऑल बुकला थे। दूसरी बात, अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर भी एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, आपको पता होगा। He owned that I am the worker of PTI, and मैं उसको जानता नहीं हूँ। He did and he asked, और उसने, आपको पता है वाकया क्या है? पता है ना? देखें बात ये है, पता है क्या है? देखें, अगर किसी एक बंदे के हवाले से बात गलत की जाए या उसके हवाले से कोई जुमला बोला जाए, कोई भी ऐसी ज़ुबान के अंदर कोई ऐसा फिक्रा लेकर आया जाए, अच्छा, उसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर मचाया जाता है कि आपने ये क्यों किया। उस बंदे को आज अवाम क्यों कह रही है? आज जो बात की जा रही थी कि ये डोनट जो है उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया जा रहा है, भाई डोनट के पीछे चक्कर क्या है, वजह क्या है?
क्या अच्छा होगा यार, चादर मतलब चार दीवारी क्वालिटी अच्छी होगी उसकी, नहीं, बेकरी अच्छी होगी, जो साफ चादर सुथरा। चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, लोगों को अगवा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लोगों के नाखून उतारे गए, लोगों को नंगा किया गया, उनके घरों में दाखिल हुआ गया। मेरे घर 4 दफा रेड हो चुका है इलेक्शन के बाद। एक तो मैं कल परसों भी देख रहा था कि आपकी तरफ फिर बिल्कुल। और ये चीज़ जो है सिर्फ मेरी हद तक नहीं है। देखिए, मैं तो वकील हूँ और मैंने सोचा कि मैं सियासत के अंदर जो है एक ऐसा टाइम आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसे मामलात आ गए कि जहाँ पर वकीलों को आगे आना पड़ा और सारे उस फसाइयत के माहौल के अंदर, क्योंकि अगवा कर रहे थे सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या उनके पेपर्स एक्ट करवा रहे थे, तो उसमें अगर मैंने फैसला किया कि ठीक है जी मैं भी लड़ूंगा, तो क्या ये मेरा जुर्म बन गया कि अब मैं लड़ा क्यों? हर बंदे का हक है। तो क्यों फिर मेरे घर में रेड किया जाता सबका है? हक है। तो ये सारी चीज़ें जो पुष्ट बनाई की है, ये काजी फैसल साहब ने की है। उनको सोचना चाहिए कि वो उधर बैठकर लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे। फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, क्या कोई एक पटिशन भी उन्होंने सुनी है? क्या कोई उन्होंने 100 मोटो लिया है? हाँ, मुनाल का मामला हो, धरना केस हो, बिलावल साहब के जो है नाना को इंसाफ देना, बिल्कुल दें। लेकिन जो इस वक्त जिंदा लोग हैं वो मर रहे हैं, वो इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। उनके आबाओ अजदाद, उनकी फैमिलीज जो हैं, उनके भाइयों को उठाया जाता है। हमारे ऑफिस के अंदर, मैं अब नौमान का जिक्र कर दूं, नौमान है, राशिद है, रफ़ीक है। अच्छा, उनके भाइयों को, नौमान के भाई को उठा लिया, पहले राशिद को बुलाया, 10-10 घंटे बिठाया रखा, रफ़ीक को बुलाया रखा। ये वही केस जिसमें वो इन्होंने रऊफ हसन साहब के ऊपर एक FIR दी थी। मकसद क्या है? उनको सिर्फ हरासा करना, परेशान करना, किसी न तरीके से उनसे ज़बरदस्ती कोई बात करवाई जाए। डिटेल में मुझे बात करनी है। संधू साहब, अमेंडमेंट्स का मुसव्वदा पढ़ा आपने? जी पढ़ा। कुछ चंद नुकात हमें, मुझे मेरे नाज़रीन को मेन तो ये है कि उसमें सबसे ज्यादा जो जिसको मैं पर्सनली वही मेंटली सपोर्ट करता हूँ एज ए लॉयर भी, कि ये जो एनी कोड है 85 कंट्रीज के अंदर आज भी, ऑस्ट्रिया में देखिए 105 साल हो गए इसको बने। तो ऐसे मेरा मैच पे आ जाना नहीं सर, मेरा मैच पे आ जाना सर कोई मैंने इसके ऊपर केस स्टडी पूरी पढ़ी हुई है कि मैं वहां से जो एक आईनी कोर्ट दुनिया के अंदर इसको 100 साल मुकम्मल होने वाला है, वहां पर वो क्या कर रही है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। नहीं, वो दैट इज अनदर थिंग, करना या ना करना। बात ये है कि क्या आप चाहते हैं, यहाँ भी पंजोता साहब को पता होगा, इल्म में होगा, मेरे उस्ताद थे आसिफ साहब, मेरी अप्रेंटिसशिप उनके साथ थी। उन्होंने यहाँ पे ऐसे 2 बंदे बरी किए 302 में, इनको बिल्कुल रिपोर्टेड जजमेंट है। पता चला जी इनको तो 2 साल पहले फांसी भी लग चुकी हुई है। और किसी की अगर जिस तरह भी ये कह रहे थे कि द राइट ऑफ लाइफ इज अ पैरामाउंट राइट साहब, तो फिर उसको पैरामाउंट इंसानी जिंदगी को रहना चाहिए हर हवाले पे। और इनकी बात जहाँ तक इन्होंने काजी साहब की बात की, अच्छा एक सेकंड, क्लैरिटी के साथ चलते हैं ना। आईनी कोर्ट एक ही जवाब है ना हुकूमत के पास, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब पेंडेंसी के ऊपर बात करते हैं। लोअर कोर्ट्स में पेंडेंसी हमें बहुत ज्यादा कितनी? नहीं, मुझे इतनी यहाँ पे मतलब 54,000 से ज्यादा 60,000 से ज्यादा। 60,000 उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कितने हैं किसमें सुप्रीम कोर्ट में? आप सारा दिन ही वहां पे ऐसे केसेस लगे होते हैं। नहीं, नहीं नहीं, सर, नहीं, नहीं, no, no, और no, कोई no, काम ही नहीं हो रहा नो, नहीं ब्रदर, हम पेंडेंसी पे बात करें, नंबर पे बात तो करें। पेंडेंसी है ना, तो आप बताए ना, ये बात नहीं है। एक केस जो जितने आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लोअर कोर्ट्स में 83% पेंडेंसी है, 15% हाई कोर्ट्स के अंदर है एंड 2% है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पेंडेंसी ओवरऑल 60,000 प्लस केसेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेट मी कंप्लीट प्लीज। उसमें से कल परसों ही मैंने निकलवाई हुई थी वो डिटेल, आई थिंक कोई 200-300 केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं। ठीक है जनाब, आप लोअर कोर्ट्स का 83% भूल जाते हैं, 15% आप लाहौर सारे हाई कोर्ट्स का भूल जाते हैं। फिर हाई कोर्ट्स के जजेस के करीब वैकेंसीज पड़ी हैं, वैकेंट पड़े हैं सीटें, 53 जज जब चाहिए अभी, क्योंकि 10 सीटें आपने बढ़ाई ना अभी बढ़ गई है ना, केपी को दे दी 53 जज वो वैकेंट पड़ी हैं, उसमें भी उसके ऊपर हम बात नहीं करते, हम भाग भाग के वापस आते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक है, फिर ना अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट, इतना ही इंटेग्रल पार्ट था यार, इतनी बड़ी जमात है ये बैठे ऑन बोर्ड लें इनको यार। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आपके माजी में इत्तेहादी रहे में, जो पीडीएम के सरबराह रहे हैं, पीडीएम के सरबराह रहे हैं, वो आपके साथ नहीं। मैं आपकी इस बात तक बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूं कि इनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मैं इस बात पे जरूर इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता कि ये आईनी कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरे से आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूं। पंजोता साहब ने कहा, यकीन कीजिए, हम जब प्रैक्टिस मैंने शुरू की 1996 में जी, सिविल जज आ रहा होता था ना, तो इज्जत के साथ हम साइड पे हो जाते थे, सिविल जज साहब आ रहे हैं। लेकिन अभी आप मुल्क के चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे हैं और क्या कुछ लिखा जा रहा है उनके बच्चों के बारे में, उनकी बीवी के बारे में, बेटियों के बारे में। गलत है। ये जो 190 मिलियन वाला पॉइंट है, ये भी इसी तरह से हुआ। इसमें चाहिए था ये खान साहब को, इसका जवाब तो 190 मिलियन वाले का बता रहा हूं कि खान साहब को तो वैसे अगर पैसे ये खान साहब के अकाउंट में कहीं होते हैं, बुशरा बीबी के अकाउंट में, तो फिर इसके ऊपर चाहिए था इसकी तहकीक करते एज ए प्राइम मिनिस्टर इज बहुत मतलब एक अहम पोस्ट। अब आपकी जमात का प्राइम मिनिस्टर तहकीक करवाते हैं। ब्रेक अरे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पॉइंट है, कोई भी एलिगेशन किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर है, किसी भी सिविलियन या किसी भी सरकारी अफसर के ऊपर है, तो उसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। इंक्वायरी कौन करेगा? नैब है या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं? रिपोर्ट किसको करते हैं? ये वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं, उसके ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। एज ए सर जिस ब्रेक पे जाने से पहले कि कोई भी बंदा कहीं पर भी है, कहीं पर इन्वॉल्वमेंट है या उसके ऊपर एलिगेशन है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी कौन करेगा? पंजोता साहब, इन सब चीज़ों की इंक्वायरी कौन करेगा? एलिगेशन की लिस्ट आती है सामने आपकी जमात ने ये किया, आपकी जब आप हुक्मरान जमात थे आपने ये किया, इंक्वायरी कौन करेगा सर? देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि इस वक्त जितने भी केसेस हैं ना, खान साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने फरमाया कि अलकादर ट्रस्ट के सलीम मांडवी वाले का केस आपने देखा कि परसों जो है उसका केस किस तरह से वापस भिजवा दिया गया। क्यों जी? नैब के अंदर तरामीम हो गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ठीक है, उसमें क्या इन्होंने जवाज रखा कि उसने कोई जो है पर्सनल गेन नहीं लिया, हुकूमत को जो है वो कोई उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, लिहाजा इस जो प्रॉपर्टी है इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे बता दें कि क्या अलकादर ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है? क्या हुकूमत को उससे नुकसान हुआ है? पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान को चले गए, तो अब कहाँ पर कसूर रह गया? तो केसेस चल रहा है, यही नहीं तोशाखाना वाला भी चल रहा है। उन्होंने जाकर कहा कि ये क्योंकि 3 करोड़ और 20 लाख की इसकी मालियत बनती है तो लिहाजा बुशर बीबी साहब और खान साहब के ऊपर ये केस जो है यहाँ पर नहीं चल सकता, अब इसको आप FIA के पास भेजिए। ठीक है, नहीं 3 करोड़ और 20 लाख का जी। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि 50 लाख से नीचे आता है तो यहाँ पर नहीं चल सकता। उन्होंने ये किया कि यहाँ चल नहीं सकता, उधर चलना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी रहनी चाहिए, केसेस खत्म नहीं होने चाहिए। हालांकि सबको पता है कि चौथा केस स्टार्ट हुआ है तोशाखाना का। अब ये केसेस इमरान खान या बीबी साहबा या उसकी पार्टी के ऊपर, ये मैंने एक मिसाल दी है, आपने देखा 70 साल और बहुत ज्यादा FIR हर रोज। कल जो एहतजाज यहाँ पर हुआ था वहां पर 500 के करीब वर्कर्स के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर FIR दर्ज की गई। इसी तरह से आज 200 या 250 के करीब जो है वर्कर इस वक्त तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो हमारा पुरअमन एहतजाज हो रहा है, हम एहतजाज करना चाहते हैं। नहीं, जो हमारा एहतजाज वहां पर मियां वाली हो रहा है, वहां पर भावलपुर हो गया, नहीं वकीलों के साथ वो तो जख्मी हुए हैं, 1-2 को बड़ा उन्होंने जाकर उधर धक्के शक्के भी मारे हैं और वो सारी हमारे पास वीडियोस हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये हमेशा होता रहा। वकला के घरों में जब घुस के सलमान अकरम राजा को उन्होंने नहीं छोड़ा, जो सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ठीक है, सीनियर वकील हैं, तो उनको नहीं छोड़ा, खोसर साहब को नहीं छोड़ा, बैरिस्टर गौर के घर ना, मतलब उसका शरीफ आदमी है, ठीक है, कोर्ट में खड़े हुए थे तो रेड हुआ। तो ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर संधू साहब तो कह देंगे कि मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करता हूं। भाई फिर कौन कर रहा है, कौन है उसके पीछे जो रेड करवा रहा है? फिर आपकी पूरी पार्टी को चाहिए कि उसके ऊपर कंडेम करें, पूरी पार्टी कहे कि हम स्टैंड लेते हैं, पूरी पार्टी कहे कि ये केसेस खत्म करते हैं, बल्कि आपके वजीर मुशीर सारे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। का ये स्टांस है, लेकिन इनकी अपनी जमात ही के कुछ लोग भी कहते हैं ना कि आज बस हम फतह का जश्न मना रहे हैं, मरियम साहिबा जीत गई। और शायद इस वजह से संधू साहब जो है वो पार्टी को पसंद भी ना हो के देखें ये सेनेटर कैसे होते नहीं, वो इनका जिस तरह से वो कर रहे हैं। मैं वो बैठा हुआ था कौसर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं नया आया हूँ, तो लिहाजा पार्टी के अंदर लोग बड़े जो हैं वो रेजिस्टेंस और वो करते हैं कि ये किधर से आ गए ये वो। तो फिर वो कह रहे थे कि बात कर रहे थे किसी से कि वो मरियम साहबा जो है फिर वो मैसेज कर देती हैं, तो लिहाजा फिर वो सारा मामला कूल डाउन। यानी कि इधर गाली देने वाले बंदे को, डांटने वाले बंदे को, या वो जो जाकर हाथापाई कर दे, आप अजहर सदीक के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया उस दिन, देखा आपने, तो उसको और कहाँ में जाता है जी? PTI वाले प्रोवोक करते हैं ये वो, और खुद मरियम जो है वो बयान दे रही हैं कि वजीर आला जो KP हैं उनको गिरबान से जाकर अवाम पकड़े। यानी एक अवामी मैंडेट वाला बंदा, उसको आप ये कह रही हैं, खुद आप आ रही हैं, सारा दिन आपने टिकटॉक बनानी है, परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, और कहते हैं वोट को इज्जत देनी है। जमात मामला तो ठीक नहीं, मेरे मुझे कोई ऐसा मसला पहले नहीं, मेरे भाई कह सकते, मैं नाम मेरी आदत है टोकना किसी को नहीं, जमात में मामला ठीक ही थे, रहेंगे नहीं ठीक, एनजी बयान जारी रखे तो रहने ठीक नहीं। 12 वोट इनके लेके आया हूँ सेनेट के, PTI के, मेरे 248 वोट मुझे डलने थे, मुझे 260 वोट डले हैं। वाह। हाँ, और फिर खान साहब ने इंक्वायरी भी लगाई कि ये 12 वोट हमारे कैसे चले गए इनके पास। मुझे बड़े मियां साहब ने पूछा कि आपने कैसे ले लिए, मैं कहा जी मैं उन्होंने तरले ही बहुत पाए। ये तो मतलब उन्होंने थोड़े ते है कि बंदा जेड़ा है ना उधर मिले है, कोई नहीं मिला बोला की बात नहीं, इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है कि कल को अगर बात भी करनी हो तो कोई बंदा हो आपके साथ हो सकता है, आपको संधू साहब का वोट भी। लेकिन मैं खरल साहब ये कहता हूं, देखिए ये जो दूसरे नंबर पे जो इन्होंने बात की है भाई मेरे ने, उसकी गड्ढापुर साहब की मौला जट से, उस वक्त उनके हालते गैर में होते हैं, गन्नापुरी शायद पिया होता है, यकीन कीजिए। मैं इस बात का बहुत सारी जाती नहीं है ना, बात तो सुन ले, मैं आपको जाती मैं देखिए मरियम को कहूं कि उसने शायद पिया होता है। नहीं सर, फिर क्यों बरामद हुआ ना, चलो इसको भी छोड़ देते, जो कुछ उन्होंने कहा कि मैं बैंड बजाऊं, नहीं मैंने कहा मैं कहूं, मैंने तो इशारा दिया है, उन्होंने तो कह दिया है। फिर वो आता है बैंड बाजों के साथ हम बारात लेके आएंगे यहाँ पे, फिर ये करेंगे। आप उसने आना डाला जेल तोड़ने 15 दिन तो गुजर गए ना। संधू साहब मेरी बात सुने, क्या वो सर he is a statesman, he is a chief minister of the province, chief executive of the और chief, उसको क्या ये ऐसी स्टेटमेंट्स जेब देती है?
अभी उसको फारिग क्यों एक कर सेकंड, अभी अपने आप इसमें contribute अभी करें। अपने चेयरमैन को क्यों फारिग कर रहे अब हैं? सिर्फ पुराने को आपने उसको मेरा ला एक रहे हैं। सवाल ले लेना, इसके जी, अंदर एक बिल्कुल। ज़िमनी सवाल ले लेना। यही गंडापुर साहब फैसलाबाद अदालत में पेश होने आए, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। एक जो ड्यू प्रोटोकॉल है चीफ मिनिस्टर का, वो एक प्रोविंस ने नहीं दिया। हम सब ने शोर मचाया, क्योंकि कल को मरियम साहिबा ने भी केपी जाना है, कल को नवाज शरीफ साहब ने भी केपी जाना है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी केपी जाना है। ये इतनी रिफ्ट या इतने जो डिस्टेंसेस हैं, ये बढ़ाने में सभी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं ना। मरियम बीबी ने खुद तो जाकर वहां, या किसी को अपने कैबिनेट को तो नहीं भेजना था कि चीफ मिनिस्टर आ रहा है, जाके जी वहां प्रोटोकॉल दो जाके। एक प्रोटोकॉल है, ब्लू बुक है, उस पर सारा कुछ नोटेड है कि भाईजान ये तरीकाकार है। किसने रोका वो प्रोटोकॉल देने से दैट डे? राय साहब, हर चीज को जो हम तीनों ही मतलब है लॉ नोइंग पर्सन है, हर चीज को ना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखा Fair जाता है। 9 मई के बाद ना एक्चुअली इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा किसी तरीके किसको? से, किसी को भी नहीं हो रहा ना। आप देखें ना, चुन चुन Prosecution किसके पास है? मेरी बात तो सुने, चुन चुन के हमले किए इन्होंने। एक दिन में पता चल गया जिसने हाँ, किए, नहीं, पकड़े गए, सजाएं दिलवाना प्रोसिक्यूशन तो में, स्टे पूरी कौम किसने आपके लिया? साथ है। उससे पूछे स्टे किसने लिया हुआ था? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको पता स्टे ले लिया था पीटीआई किस किस चीज के ऊपर? कि फौजी अदालतों में ये केस नहीं चलेगा। एक केस, एक व्हाटसोएवर। कितने लोग पकड़े गए? कितने लोग पकड़े नहीं, गए? आपने जो दूसरे आपने सेंट्रल एजाज चौधरी साहब की स्टेटमेंट सुनी थी, जो अपने बेटे को कह रहे थे कि हमने एक एक गमला वहां पे तोड़ दिया, एक एक चीज तोड़ दी कायदे आज़म हाउस की। और prosecute करें, evidence रखें। प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। हसन न्याजी पेन लहरा रहा था जनरल साहब की, जो ड्यू सजा दे, अभी ये मना कर रहा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जे रोड पे कह रही थी कि चले चले हमने कोर कमांडर हो जाना। फिर सब ऐसे नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आता ना। आप जैसे भाइयों के साथ बैठ के फिर ऐसे मजा नहीं आता। रीजन कि 97 में सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ, उसका मतलब है कि पीएम को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। सजा मिली दो लोगों को। देखिए बात ये है खलक साहब, हमेशा ये कहा जाता है कि जनाब मास्टरमाइंड उसको सजा मिलनी चाहिए। मास्टर में फलां इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से तो कोई ऐसी एविडेंस ये नहीं लेकर आ सके, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। चक्री में सब इंस्पेक्टर ने सुना था ना, जज को धमकी दी तो आ जाता ना जी, बिल्कुल जी। ज़मान पार्क में भी में भी सुना जज को क्या था। किया? जज को कहा मैं तो जैसे देखिए इन्होंने आपने अच्छा जवाब दे दिया कि वो जो एक आयु था उससे स्टेटमेंट ली गई कि मैं उधर बैठा हुआ था, हालांकि जो मीटिंग आप जब जेल में अभी रिसेंट जो हुआ है, नहीं गवाही देखें आईओ को कहा कि मैं आपसे निपटूंगा, अभी आप भी उधर थे। देखें गुजारे ये तो आयु को निपटेंगे ना, मैं कह रहा हूँ मैं निपटूंगा। ओहो, मैं निपटूंगा, जो जाकर झूठी गवाही देगा, जो झूठ बोलेगा, मैं निपटूंगा। ये कितने लोगों से आप क्यों नहीं निपटूंगा? वकील है ना, तो नीली की नहीं निपटूंगा, मैं उसे गोली मारने की थोड़ी बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या गोली की बात की है? आपका काम है क्रॉस एग्जामिन करना। जनाब गुजारे ये है क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप लिखे लिखा है, मैसेज आते हैं। बात यह है कि उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड, मैं बात कर रहा था 97 के अंदर जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, कहाँ है वो मास्टरमाइंड? जिस तरह मार्शल लॉ मुल्क के अंदर नाफज किए गए, कहाँ है वो मास्टरमाइंड? आपके पास आ गया 2014 के अंदर जिस तरह इन्होंने मॉडल टाउन में लाशें बिछाई, किधर है मास्टर का? उनको सजा मिली। मुझे वो भी लेकर आए जो कहते थे कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तानी फौज इन्वॉल्व है, वो किधर है मास्टरमाइंड? मुझे वो भी लेकर आए जिन्होंने हमेशा डील करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, किधर है वो मास्टरमाइंड? क्या उनको कुछ हुआ? जिन्होंने पूरा पाकिस्तान लूट लिया, किधर है वो मास्टरमाइंड? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? बात यह है ना कि इमरान खान के खिलाफ कोई चीज इनको नहीं मिली, फिर इन्होंने क्या किया कि घटिया केस जाकर वो इद्दत वाला बना दिया। अब तोशा खाना को तो फेरते रहेंगे ना, आप 100 दफा तो नहीं केस चला सकते ना, इद्दत को भी दोबारा शुरू कर लें, फिर तीसरी दफा शुरू कर लें। तो घिनौने केसेस, घटिया केसेस बनाकर इन्होंने अपना बताया कि हमने ये किया, लेकिन अपनी पॉलिटिकली कबर में इन्होंने खोद लिया। और अली मीन की आप बात करें, उसने एक पॉलिटिकल वे के अंदर ये बात की कि हम आएंगे बैंड बाजा बजा, जैसे बंदा कह देता है कि मतलब मैं आऊंगा, demeaning उसका statement। मतलब ये नहीं था कि बाजे लेकर आऊंगा, ढोल बजाऊंगा या आपकी बारात या आपके साथ मेरी शादी होगी। इन्होंने खुद कह दिया कि ये भाई और आना चाहता है बारात मतलब और लोगों ने उनका मतलब ये नहीं था। उनका मतलब जो है, धूमधाम से उनका मतलब ये था कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, जैसे हमने साथ मशीनरी लेकर आए, हमने पूरा कहा कि हमने हमारे साथ जो है लोग होंगे, गाड़ियां होंगी, सारा जैसे हम आए, इनको चाहिए, ये मतलब था। और ये समझ रहे थे कि कहीं दुल्हन को जो है वो निकाह वाला को मामला हम कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ना अली मीन की कोई पीछे ना कोई हमारे पीछे, तो लोगों ने मीम्स बना के इनको दरियाफ्त करे कि वो क्यों नहीं टाइम पे पहुंचा किसी जलसे में इनकी। ये वैलिड क्वेश्चन, ऐसी बात पूछे और भी टाइम पे नहीं पहुंच सके थे कभी भी उसकी जिधर बात हुई है हमें पता है ना, उस आपको नहीं पता? तो इधर अपना ये जो क्या आपके सामने स्टाफ जो है, इसको क्या कहते हैं, ये जो पहाड़ी मारगला की पहाड़ी वहां से पेस्ट्री खा गया ना रात को, फिर उस रात मार्गल की गाड़ी पे कौन सा वो होटल तो मनाल बंद हो गया, वो होटल तो बंद हो जाता है। पेस्ट्रियां तो मेरे ख्याल में इधर भी मिल जाएंगी, लेकिन बात यह है, बात आप ठीक बात की बात करें
कि RI भी जहाँ से आपने मुझे रास्ते पता है। रोके, रुकावटें और डाली, पंजोता साहब- लाठीचार्ज किया, लोगों को अगवा किया, उठाया, रुकावटें सारे डाली, अगर इन बातों वर्कर्स पे को जाएंगे पकड़ा, ना, आपने अच्छा जी, मौके के मैं- ऊपर राय साहब, पुलिस मुझे भेजी, आखिरी- आपने एक टाइम मिनट दिया हुआ एक था। मिनट, मुझे एक मिनट दे दीजिए। ओके, मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, अगर हम ऐसे करते रहे ना तो फायदा को लेगा। Yes, thank you. नंबर हम वन, सीख मेरी बात नहीं सुनिए, सकेंगे, बात कुछ सुनिए। educate हमें नहीं आपस में बैठना पड़ेगा, इनके साथ डायलॉग करना Thank पड़ेगा, you इनको very हमारे साथ करना पड़ेगा। Thank you जब very ये चाहते हैं ये 50% मानते हैं, मतलब 50% इनका काम हुआ होगा, ये मानने में वो नहीं मानते। मेरे भाई ने भी बात की करप्शन, पैसा लूट के ले गए। 5 जनवरी की आपने जजमेंट पढ़ी जिसमें अकामे पे सजा हुई थी, और एक सबसे पहला जुमला क्या था, देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन अगेंस्ट मियां मोहम्मद तो अकामा क्यों रखा गया था, उसका जवाब दो। वो कौन सी कितनी को बड़ी बात है, आपको भी पता है, छोटी सी बात है। हाँ, वीजा लेने के अरबों लिए मार क्या लो, बेट- पैसे भाई उधर बना लो, नहीं, चपरासी बात- के अकाउंट में नहीं, पैसे भाई, निकल आए, कोई आप- एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की आपने- रसीदें अच्छा, ना दी देखिए, जाएं और कहा ये छोटी सी देखिए, बात है। देखिए, भाई छोटी सी कौन सी बात है, आपने 3 करोड़ 20 लाख का केस बनाया ना, इमरान खान के एक MP जो है 1 अरब मेरी बात सुनिए, आप 42 में रहे हैं, नहीं कैसी अप्रूव बात करते आप ना। कर रहे हैं, आप कैसी 42 आप में बात रहे कर रहे हैं, हैं। 42 में गवर्नमेंट रहे पंजोता साहब, आप 42 में इमरान खान 1 घंटा बैठता है, अब आपकी अरबों रुपए investigate कर सलाब लें। के लिए मैं तो इकट्ठा अब कर भी लेता करता है, हूं, मैं तो अब भी फंड करता हूं। रेजिंग करते हैं, जाते जाते अरबों रुपए। मेरा पॉलिटिकल एक पॉइंट है, सिर्फ और खलील सिर्फ भाई, जाते जाते एक मेरा पॉलिटिकल पॉइंट एक ही है कि कोई सूरत निकली जाए, कोई किसी तरीके से भी, वो जैसे कहते हैं कि कोई तवीज़ और रद्द बला का मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है, कोई भी तजवीज़ निकाली जाए कि इनके साथ बात हो, सब मिलके बैठे। आप और अभी कहते हैं? मैं भी कहूँगा, डायलॉग ही हमेशा आपकी पार्टी का भी यही स्टांस है? मेरा जाती स्टांस है। आपकी और पार्टी का मुझे स्टांस नहीं क्या पता इस बात का, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद भी मुज़ाकरात टेबल पे मुज़ाकरात हुए। यार, दिस इज ब्यूटीफुल, वी हैव टू अप्रिशिएट दैट कि आज भी मैं- डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में रहते हुए एक बंदा बात कर रहा है कि यार बात होनी चाहिए। मैं मैं- सुनाऊंगा कि मैं जिसपे उन्होंने वाज़े 15 किलो कहूंगा- हीरोइन का पाउडर बनाया था, वो भी मैं- वही कहते हैं। जाती हुई थी, सब मैं आपके वाज़े साथ खड़े हुए थे, कहूंगा। सब आपके और साथ संधू देखना- साहब का मैं वाज़े जवाब दूंगा। और वहां पे फौज चोरी वाज़े का था कि जवाब दूंगा। इमरान खान साहब आपने जाती- गलत केस में जाती- संधू साहब को अरे वाज़े उसी जवाब चीज़ में। दूंगा कि जो इन्होंने ऑफर की है हम बिल्कुल उसे रिजेक्ट करते हैं। हम किसी चोर, डाकू, लुटेरे के साथ नहीं बैठेंगे। हम जो शख्स इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने में इस वक्त भी किरदार अदा कर रहा है, हम उस किसी ऐसे शख्स के उसी साथ को तो सद्दा देने नहीं, जा जो रहे हैं। शख्स मैंने रूल ऑफ राय लॉ दी के है, साथ हम खड़ा है, कौन सा जो सद्दा जमात देने जा खड़ी रहे है, हैं आपको? हम उसके साथ बात मैंने करेंगे। एक राय सर दी लेकिन जो उन्होंने शब खून मारा 8 के बाद हर दिन जो है वो आवाम के ऊपर कहर बरसा रहे हैं, लाठी चार्ज जुल्म खत्म कर रहे हैं। हम मैंने किसी आज से भाई बात की है, हम कौन सा सद्दा देने जा रहे हैं आपको कि लाजमी करें। अगर लेकिन आप नहीं डेमोक्रेटिक करते, कोई बात नॉर्म्स नहीं। यही है, लेकिन जमहूरियत डेमोक्रेटिक में नॉर्म्स होता भाई नॉर्म्स यही है। यही है। एब्सोल्युटली नॉट आपकी हद तक। नाज़रीन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक इंटरनेशनल स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन टेकिंग मुस्लिम उम्मा बहुत बड़ी स्टोरी है। ईरान वर्सेस इजराइल जो रात की डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और हमारे मेहमान होंगे अब्दुल बासित साहब, साबिक सफ़ीर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे और इन सारे मैटर्स पे बड़ी ग्रिप रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि एक रीसेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट की थी कि जनाब सबसे पहले इसराइल पैलेस्टाइन जंग, फिर उसके बाद इसराइल लेबनान वॉर, उसके बाद रात को ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया कि 200 के करीब मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने दागे हैं इसराइल के ऊपर। इस सारी डेवलपमेंट को अगर इसका हाथा करके लाएं तो इतनी बड़ी जंग क्या कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं हम खड़े हुए कहाँ पर एट दिस मोमेंट, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है, इन्हीं तमाम टॉपिक्स पे बात करते हैं। मेरे साथ साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित खान साहब मौजूद हैं। बासित साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी सर मच। ह्यूज हैपनिंग पूरी रात, हम श्योर के मेरी तरह हम सब की तरह आप भी फॉलो करते रहे होंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। ईरान एट वंस उठता है, 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स दागता है, वहां से फिर इसराइल की स्टेटमेंट स्टार्ट होती हैं। सर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? नॉट एट द मोमेंट आई थिंक, क्योंकि अभी गो के ज़ायनिस्ट एजेंडा अपनी जगह पे और इसराइल के अहदाफ अपनी जगह पे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसराइल अंडर बेंजामिन नेतन्याहू इज प्रोसीडिंग सिस्टमैटिकली, मेथोडिकली। पहले जो उनका 7 अक्टूबर के बाद से जो पहला उनका ऑब्जेक्टिव था वो हमास को एक लिहाज से डिसमेंटल करना था और काफ़ी हद तक उनको एटलीस्ट मिलिटरीली कामयाबी हुई है, क्योंकि 80 से 90% हमास की जो अस्करी कुव्वत थी वो उन्होंने तबाह कर दी। गो कि अभी भी उनके पास कुछ ना कुछ बाकी है। अब 1 साल के बाद हम देखते हैं कि अब जो उनका इमीडिएट टारगेट है वो हिजबुल्ला है, ईरान नहीं है मेरे ख्याल में जी। गो के लोग ईरान की बातें भी कर रहे हैं, रिजीम चेंज की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसराइल इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ईरान के साथ ऑल आउट वॉर में जाए, क्योंकि उसकी पहली तरजीह ये है कि साउथ लेबनान से हिजबुल्ला को निकाले। जो 1701 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी 11 अगस्त 2006 की,
उसके तहत वहां से उनको निकाले ताकि जो डिस्प्लेस इजराइलीज हैं नॉर्थ लेबनान में उनको वापस लाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इसराइल के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। गो के इस जंग में ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी साथ साथ चलती है, लेकिन बिन नेतन्याहू जो है एक शातिर इंसान है और बड़ा ज़बरदस्त सर्वाइवर भी है। उसकी पॉलिटिकल जो है सारी एग्जिस्टेंस ऑफ इस वॉर पे ही, और वो ये वॉर कब तवालत ज़रूर देगा। आप देखेंगे कि हमास पे भी हमले होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो असल इमीडिएट मामला है वो हिजबुल्लाह का है कि वो आया साउथ लेबनान से उसको निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। जो ब्लू लाइन है, जो बॉर्डर एरिया है लेबनान और इसराइल के दरमियान, लितानी रिवर तक, नॉर्थ ऑफ लितानी रिवर जो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का एरिया है, उसमें आया इसराइल बफर जोन बना सकता है कि नहीं बना सकता। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इसराइल के लिए यही है, ना कि ईरान। सर, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इस सारे मैकेनिज्म के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो डायरेक्टली खुलकर जी वी आर सपोर्टिंग इजराइल, क्या इलेक्शन के बाद कोई हालात चेंज होंगे? मुझे लगता है, क्योंकि इस वक्त देखिए इसराइल और या नेतन्याहू क्यों सीज फायर की जानिब नहीं आ रहे हैं। वो उसकी बुनियादी एक तो उसके अपने अहदाफ हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि वो बाइडन को ओब्लाइज नहीं करना चाहता इस वक्त, क्योंकि वो चाहता है कि ट्रंप वाइट हाउस में आए, ट्रंप आए, और फिर चूंकि ट्रंप का एक रुझान रहा है, उन्होंने अमेरिकी सफारत खाना भी जेरूसलम शिफ्ट किया था, इब्राहिम अकॉर्ड्स भी उन्होंने शुरू करवाए थे। तो ट्रंप इज मोर एंटी ईरान, तो इस वजह से बाद में चीज़ें किस तरह पैन आउट होते हैं, किस तरह इवॉल्व होती हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो है इसराइल के अहदाफ लिमिटेड हैं। जिस तरह ईरान ने बड़ा मेजर्ड तरीके से रिस्पॉन्स दिया, इस्माइल देखिए ना, इस्माइल हानिया की शहादत को 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन ईरान का ख्याल यही था, और उसको अमरीकी ज़राए से भी यही बताया था कि हम सीज फायर के लिए काम कर रहे हैं। तो सीज फायर का चूंकि बीच में एक था, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि सीज फायर नहीं होने वाला। इस वक्त नेतन्याहू को सीज फायर, और वो हमास के साथ तो सीज फायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीज फायर का मतलब ये है कि वो हमास को दोबारा लेजिटिमेसी दे रहे हैं, जो कि नेतन्याहू के लिए, क्योंकि हॉस्टेजेस का इशू भी किसी तौर नहीं जा रहा था, और हॉस्टेजेस की वैसे ही हलाकतें हो रही थी। तो अभी भी आप देखिए तो इसराइल में जो यरगमालियों का इशू है बिल्कुल दम तोड़ गया एक लिहाज से। क्योंकि पिछले कुछ माह में हमने देखा बहुत से प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सारी गेम जो है नेतन्याहू ने अपने लिए भी तब्दील कर दिया। लेकिन उसके इंटरेस्ट में यही है कि ये जंग जारी रहे, लेकिन ये फुल स्केल वॉर ना हो ईरान के साथ। इस वक्त जो पहली प्रायोरिटी है इसराइल की वो हिजबुल्लाह है, और देखते आगे यही है कि 2-3 दिन किस तरह मामला चलते हैं। लेकिन इसराइल जरूर रिस्पॉन्स करेगा ईरान को, लेकिन इसका भी रिस्पॉन्स ईरान ही की तरह मेजर्ड होगा। जिस तरह पिछले अप्रैल के बाद हमने देखा ईरान ने एक मिसाइल दागा नतान्स फैसिलिटी के करीब करीब। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस वक्त रिजीम चेंज का बड़ा मौका है ईरान में, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने का बड़ा मौका है, और इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसराइल की भी लिमिटेशंस हैं, और इस वक्त इसराइल अफोर्ड नहीं कर सकता कि। अच्छा सर, एक ये मैं खुद से ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, रात को भी जो पहला शख्सियत मेरे माइंड में आई वो आपका आया जब मैं इसको सारा कुछ फॉलो कर रहा था। सर, जो डिफरेंट न्यूज आउटलेट्स हैं वो अपनी एंगलिंग से रात को पूरा रिपोर्ट करते रहे। कई जगह पे तो ये रिपोर्ट किया गया कि बिल्कुल कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ हवा में ही आयरन डोम ने उड़ा के रख दिया, सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया गया। कुछ आउटलेट्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि जी नुकसान हुआ है। सर, व्हाट डू यू से कि नुकसान हुआ है, अगर हुआ है तो किस हद तक हुआ है, या इंटरसेप्ट कर लिया गया था? देखिए, जो हमें विजुअल्स नजर आए वो तो बिल्कुल एक बात और भी याद रहे कि इसराइल ने बहुत काम किया है अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर, एयर डिफेंस सिस्टम पे। देखिए ना, मल्टी लेयर्ड है, आयरन डोम है लिमिटेड रेंज के मिसाइल्स प्रोजेक्टाइल्स के लिए, फिर उसके बाद एरो सिस्टम है, फिर उसके बाद डेविड स्लिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं समझता हूं कि इसराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गो के प्रेस टीवी अगर आप ईरान का देखें तो उससे तो यही महसूस होता है कि जो अहदाफ थे वो पूरे हुए। क्योंकि देखिए, अगर अहदाफ पूरे हुए होते ना तो फिर इसराइल का रिएक्शन बहुत क्विक भी होता और बहुत फिरोशियस भी होता मेरे ख्याल में। लेकिन चूंकि अप्रैल की तरह इस बार भी कोई ज्यादा नुकसान इसराइल में नहीं हुआ, इसलिए मेरा अपना ख्याल यही है कि इसराइल का जो रिएक्शन आएगा वो 2 दिन के बाद आता है, 1 हफ्ते के बाद आता है, वो भी ज्यादा इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा ईरान के लिए। तो ये मामला चूंकि इस वक्त फोकस सारा आप देखिएगा साउथ लेबनान में है,
और साथ साथ हमास को भी स्ट्राइक करता रहेगा इसराइल। यही इसका इलेक्शन तक, अमेरिका में इलेक्शन तक तो यही मामला चलता रहेगा। रात को एक स्टेटमेंट मशरक़ वुस्ता के ममालिक के रिगार्डिंग भी आई ना कि जी वहां पर अटैक हम करने जा रहे हैं, मशरक़ वुस्ता के ममालिक, हम उनमें ढेर सारे आ जाते थे, वो कंफ्यूजन एक ये भी फैली कि पता नहीं कहां पर अटैक आज रात को शायद आ जाए। व्हाट वाज योर रीडिंग अबाउट दैट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, लेकिन इसराइल के लिए एक मसला तो है, क्योंकि देखिए सारा मामला इस वक्त अरब दुनिया का भी ये भी है कि वो भी एक लिहाज से उनकी लेटेंट फीलिंग तो यही है, डिजायर यही है कि हमास भी खत्म हो, ताकि जो अल-फतह है या जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो सारे इस इलाके में फिलहाल जो भी इंटरिम सेटअप है उसको वो लीड करें। दूसरी तरफ अरब दुनिया नहीं चाहती कि हिजबुल्लाह जैसी तंजीमें ये कायम रहें या इनका ईरान का इन्फ्लुएंस इस इलाके में हो, क्योंकि वो इनको भी अपने लिए खतरा समझती हैं। फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस वजह से अगर ये और इसराइल को इस बात का अंदाजा भी है, इसलिए पूरा एडवांटेज भी ले रहा है इस सिचुएशन का। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई स्ट्रांगली फील कि हिजबुल्लाह इज नॉट हमास। हिजबुल्लाह इज वेरी पावरफुल। हिजबुल्लाह के पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स 1,40,000 या 1,50,000 के करीब अभी भी लेबनान में मौजूद हैं, और लेबनान ऑक्युपाइड स्टेट नहीं है, ऑक्युपाइड टेरिटरी नहीं है जिस तरह गजा है या वेस्ट बैंक है। तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो इस वजह से इसराइल को कोई इतनी आसानी के साथ हिजबुल्लाह के साथ या उसमें कामयाबी भी होने का इतना इम्कान नहीं है। तो ये जंग जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ अभी जारी रहेगी, प्रोलॉन्ग होगी। इसलिए मैं नहीं देख रहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान या उनके माबैन कोई खास जंग हो सकती है, क्योंकि फिर हुतीज भी जो हैं वो हार्मोज स्ट्रेट को एक प्रॉब्लम बना सकते हैं दुनिया के लिए। तो इसलिए, और इस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे हैं अमेरिका में, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं चाहेगी कि इस वक्त हालात खराब हों, क्योंकि कैमला हैरिस का बहुत पॉलिटिकल स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैमला हैरिस। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि बहुत वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है या ईरान और इसराइल के दरमियान कोई ऑल आउट वॉर होने जा रही है। सर, लास्टली, बीइंग नेबर ऑफ ईरान, पाकिस्तान, वेयर डू वी स्टैंड? हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या है? आर वी ऑन द राइट पाथ सर? I think we do not have any, frankly speaking, any role. मेरा अपना ख्याल है कि हमारी सफारतकारी बड़े अरसे से एक लिहाज से एम्बिवेलेंस का शिकार है, और फिर हमारे इंटरनल मसाइल ऐसे हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सूरत हाल आप जानते ही हैं। अभी भी देखिए एहतजाज हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ वो कैपेसिटी नहीं है कि हम जो हमारा होनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े इंपॉर्टेंट सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, न्यूक्लियर पावर, हमारा रोल तो बनता है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि हम इररिलेवेंट हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।